प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं राकेश विश्वकर्मा, शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भौरीवन से हूँ। मैं ऑनलाइन क्लासेस का ये मेरा पहला वीडियो है। इसमें मैं सामान्य विज्ञान के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, जैसे विज्ञान के बारे में बहुत सारी जिज्ञासा होती है कि वास्तव में विज्ञान है क्या, विज्ञान के जनक कौन है, विज्ञान की शाखाएँ कौन कौन से हैं। आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि विज्ञान क्या है। विज्ञान वास्तव में ग्रीक भाषा के शब्द साइंसिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू नो, अर्थात जानना, अर्थात प्रकृति के बारे में जानना, विभिन्न प्रकार की घटनाओं के बारे में जानना, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के बारे में जानना, विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में जानना, उनकी विभिन्न प्रकार की दवाइयों के बारे में जानना, या ब्रह्मांड के बारे में जानना आदि। ये सब क्या होता है, ये इसके बारे में जानना ही क्या कहला जाता है, विज्ञान कहला जाता है। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, या विज्ञान की पितामह कौन है, या विज्ञान के जनक कौन है। तो वास्तव में विज्ञान के जो जनक हैं वो उनका श्रेय जाता है अरस्तु जी को, या कभी कभी किसी कंपटीशन एग्जामों में, प्रतियोगी परीक्षाओं में विज्ञान के जनक अरस्तु न होके उसमें लिखा रहता है एरिस्टोटल, अर्थात विज्ञान के जो जनक हैं या विज्ञान के पितामह हैं वो एरिस्टोटल हैं। विज्ञान को वास्तव में 3 भागों में बांटा गया है मुख्यतः। वैसे तो बहुत सारी शाखाएं होती हैं, लेकिन जो मुख्यतः जो है विज्ञान की 3 शाखाएं हैं। पहली होती है भौतिक विज्ञान, दूसरी होती है रसायन विज्ञान, और तीसरी होती है जीव विज्ञान। अपन यदि देखें इनके बारे में कि वास्तव में भौतिक विज्ञान, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। रसायन विज्ञान, जिसका इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तीसरा होता है जीव विज्ञान, जिसे अपन बोलते हैं बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो पहले अपन आते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति वास्तव में ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूजिस से हुई है, अर्थात जिसे अपन बोलते हैं प्रकृति, जिसे अपन क्या कहा जाता है, प्रकृति कहा जाता है। दूसरा यदि देखें इसमें कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति है वो कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला रंग, अर्थात ब्लैक मैटर। तीसरा होता है जीव विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो 2 भागों से हुई है। एक होता है बायो, दूसरा होता है लोगोस। बायो का अर्थ होता है सजीव और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात सजीवों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहला जाता है, बायोलॉजी कहला जाता है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि वास्तव में इनके पितामह कौन है, इनके जनक कौन से। तो यदि अपन पहली बात की जाए फिजिक्स की जो जनक हैं वो 2 हैं। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि फिजिक्स को 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया है। एक होती है पुरानी फिजिक्स, जिसे अपन चिरसम्मत भौतिकी कहा जाता है। एक होती है आधुनिक भौतिकी, जिसे अपन मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। यदि चिरसम्मत भौतिकी के बारे में देखा जाए तो चिरसम्मत भौतिकी के जो जनक हैं वो हैं सर आइजैक न्यूटन जी हैं, और दूसरा मॉडर्न फिजिक्स, जिसे अपन आधुनिक भौतिकी कहा जाता है, इसके जो जनक हैं वो अल्बर्ट आइंस्टीन जी हैं। यदि रसायन विज्ञान की देखा जाए कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो रसायन विज्ञान के जो जनक हैं लेवोसियर जी हैं। और यदि जीव विज्ञान के देखा जाए कि जीव विज्ञान के पितामह या जनक कौन है, तो जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि बच्चों जब हम 10वीं के बाद 11वीं पहुँचते हैं तो अपन को ये समझ में नहीं आता कि हम कौन सा विषय लें, कौन सा ना लें। तो इसके बारे में अपन देखा तो जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि सबसे ज़्यादा जो कठिन बच्चों को जो समस्याएँ आती हैं वो फिजिक्स में आती हैं, भौतिक विषय में आती हैं। आज अपन फिजिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे कि वास्तव में फिजिक्स है क्या, इसकी कौन कौन सी शाखाएँ होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखा जाए कि अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति, जैसे कि अपन देखें कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूजिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। अब यहाँ पर आया प्रकृति क्या होती है। प्रकृति वास्तव में 2 भागों से मिलकर बनी है, एक द्रव्य और दूसरा क्या होता है, ऊर्जा। पहला भाग होता है द्रव्य और दूसरा भाग यदि कहा जाए तो क्या है, ऊर्जा है। द्रव्य क्या होता है, यदि द्रव्य के बारे में अपन देखें तो वास्तव में द्रव्य प्रकृति का वह भाग है या वह घटक है जो स्थान घेरता है। जैसे अपन देखें कि ग्लास में पानी डालते हैं तो पानी उसके अंदर क्या है, भरता जाता है, उसका आयतन दिखाई देता है। अपन यदि कहीं पर यदि कोई कमरा है, कहीं कोई वस्तु रख दें तो वो उसको उतना स्थान घेर लेती है। तो जो स्थान घेरता है वो द्रव्य है। दूसरा अपन इसमें देखें तो वह वस्तु प्रकृति का वह घटक जो क्या होता है, हमें दिखाई देता है। जो हमें दिखाई देता है वो भी किसके अंतर्गत आ जाता है, द्रव्य के अंतर्गत आ जाता है। तीसरा हम ये भी कह सकते हैं कि प्रकृति का वह भाग जिसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है।
द्रव्यमान होता है जिसे नापा जा सकता है, जिसे तौला जा सकता है, जिसका भार होता है, वह भी किसके अंतर्गत आता है? द्रव्य के अंतर्गत आ जाता है। दूसरा ऊर्जा। अब ऊर्जा क्या है? इसका जस्ट अपोजिट कहला जाता है। अर्थात अभी अपन ने क्या देखा प्रकृति के बारे में, जो स्थान घेरता हो। इसमें क्या जाएगा? जो स्थान ना घेरता हो, जो हमें दिखाई देता हो प्रकृति में हमने देखा, लेकिन ऊर्जा में अपन क्या बोलेंगे? जो हमको दिखाई ना देता हो। इसमें अपन ने क्या बोला? जिसका द्रव्यमान होता हो। इसमें अपन क्या बताएंगे? जिसका द्रव्यमान क्या ना हो, वो क्या कहला जाता है? ऊर्जा कहला जाता है। इस प्रकार से अपन ने देखा कि क्या है प्रकृति का कौन सा भाग क्या है? द्रव्य है, और कौन सा भाग क्या है? ऊर्जा है। इस प्रकार से अपन ने इनके बारे में भी अपन ने अध्ययन किया। अब अपन आते हैं कि भौतिकी की शाखाएं कौन कौन सी हैं, और भौतिकी की शाखाएं कौन कौन सी हैं, और क्यों इसे दो भागों में बांटा गया है। तो वास्तव में प्रकृति की भौतिकी की दो शाखाएं होती हैं। एक होती है चिरसम्मत भौतिकी और दूसरी होती है आधुनिक भौतिकी। यदि चिरसम्मत भौतिकी के बारे में देखा जाए तो इसमें ये बतलाया गया है कि द्रव्य और ऊर्जा दोनों अलग अलग है। द्रव्य को ऊर्जा में या ऊर्जा को द्रव्य में जिसमें न बदला जा सके, वही क्या है? वह चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन आधुनिक भौतिकी में यदि देखा जाए तो इसमें द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में क्या बदला जा सकता है। दूसरा, यदि अपन यहाँ पर ये देखें कि अपन ने पहले पढ़ा है कि चिरसम्मत भौतिकी के जो जनक है वो कौन है? न्यूटन जी, सर आइजैक न्यूटन जी हैं। और अर्थात सन 1900 से पहले की जो भौतिकी है, 1900 से पहले की जो भौतिकी है, वो चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत आ जाती है, जिसे अपन पुरानी फिजिक्स भी क्या कह देते हैं। किंतु सन 1900 के बाद, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने सापेक्षिकता के सिद्धांत के बारे में बतलाया था। अर्थात इसमें ये बतलाया गया था कि द्रव्यमान को हम ऊर्जा में क्या बदला जा सकता है। तो वहाँ से आधुनिकी भौतिकी का निर्माण हुआ, जो रेगुलर अपडेटेड है, यानी हमेशा निरंतर वो क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। अपन चिरसम्मत भौतिकी के कुछ प्रकारों के बारे में देख लेते हैं। चिरसम्मत भौतिकी के जो पहला भाग होता है, जैसे अपन देखें यांत्रिकी। यांत्रिकी में हम जैसे गति के बारे में अध्ययन करते हैं, गति के नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे कि गति क्या है? यदि किसी वस्तु का समय के सापेक्ष उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा होता है तो वह क्या है? गति है। गति के बारे में अध्ययन करें अपन, ऊर्जा के बारे में, कार्य के बारे में, शक्ति के बारे में अध्ययन किया जाता है, या गति के नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आ जाता है? यांत्रिकी के अंतर्गत आ जाता है। इसी प्रकार यदि अपन देखें स्थिर वैद्युत की, इसमें हम यदि देखें कि विद्युत धारा के बारे में, जैसे विद्युत का सबसे छोटी इकाई होती है आवेश। आवेश के बाद क्या आता है? विभव। विभव के बाद क्या आता है? विभवांतर। विभवांतर के बाद इसमें क्या है? इनके विभिन्न प्रकार के उपकरण, जैसे अपन देखें प्रतिरोधों के बारे में, डायनमो के बारे में, मोटरों के बारे में, ये जितने भी इनके बारे में अध्ययन किया जाता है तो वो क्या कहला जाता है? स्थिर वैद्युतिकी कहला जाता है। तीसरा भाग देखा जाए तो इसमें प्रकाशिकी है। प्रकाशिकी में क्या है? जिसमें हम प्रकाश तथा उस पर विभिन्न प्रकार की घटनाएं, जैसे प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश कैसे सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, प्रकाश का भ्रमण क्या होता है, इस प्रकार से। और जैसे दर्पणों के बारे में देखा जाए कि समतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, कि इनके उपयोग क्या कहाँ कहाँ होते हैं। इसी प्रकार लेंसों के बारे में यदि देखा जाए कि लेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में जो अपन अध्ययन करते हैं वही प्रकाश की। अगला आता है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी में हम ऊष्मा के बारे में अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से ऊष्मा किस प्रकार से स्थानांतरित होती है, कैसे अधिक तापमान से कम तापमान की ओर स्थानांतरित हो जाती है। जैसे अपन गर्म पानी रख देते हैं तो कैसे ठंडा हो जाता है, ठंडे पानी को जब गर्म करना होता है तो कैसे ऊष्मा दी जाती है, किसी वस्तु को ऊष्मा दी जाएगी तो क्या होगा, किसी वस्तु से ऊष्मा ले ली जाए तो क्या होगा, या उनके विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के बारे में यदि अध्ययन करना होता है तो वही क्या कहला जाती है? ऊष्मागतिकी कहला जाती है। अब अपन देखें आधुनिकी फिजिक्स। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि आधुनिकी फिजिक्स में वह है जिसमें क्या है कि जो रेगुलर अपडेटेड है, जैसे जिसका जो अपन अर्थात 1900 के बाद जिस फिजिक्स का अपन प्रयोग करते आ रहे हैं वही आधुनिकी फिजिक्स है। और इसमें भी कुछ शाखाएं हैं। जैसे पहली शाखा है अपन नाभिकीय भौतिकी के बारे में देखें। नाभिकीय भौतिकी के बारे में अपन क्या बोलते हैं? जैसे देखते हैं अपन कि विभिन्न प्रकार के परमाणु अस्त्र शस्त्रों का जो निर्माण हुआ है वो किसके अंतर्गत हुआ है? नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत हुआ है। जैसे अपन देखें विभिन्न प्रकार की एक्सरे हो गए। एक्सरे में क्या होता है कि यदि किसी व्यक्ति की हड्डी टूट जाती है तो अपन क्या बोलते हैं? एक्सरे करा लो, तो वो किसके अंतर्गत जाता है? नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत आ जाता है।
कैंसर का इलाज के लिए देखते हैं अपन कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। यदि किसी के गले में क्या घेंगा रोग हो जाता है तो देखिए हम उसको उपचार के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है। या विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का जो परमाणु बमों का उपयोग हुआ है वो किसके अंतर्गत आ जाता है, नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार दूसरी शाखा होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिकी। जैसे अपन देखें इलेक्ट्रॉनिकी में कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, मोबाइल का आविष्कार हुआ, या विभिन्न प्रकार के उपकरणों का आविष्कार हुआ। जैसे आज से अपन यदि 20 साल पहले चले जाएं तो हम देखते थे कि उसमें क्या है कि मोबाइल के द्वारा क्या होता था, पहले कीपैड वाले मोबाइल होते थे, लेकिन वो रेगुलर अपडेटेड होते जा रहे हैं और आज कहाँ मोबाइल किस प्रकार से कैसा रूप धारण ले लिया। इसी प्रकार कंप्यूटर, जिससे कुछ काम पहले कई काम करने रहते थे जिसमें घंटों लग जाते थे, महीनों लग जाते थे, आज हम कंप्यूटर के द्वारा कुछ ही सेकंडों में या कुछ ही मिनटों में कोई भी काम अपन कर लेते हैं। तो ये सब रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गए, ये जितने भी उपकरण होते हैं ये सब किसमें के अंतर्गत आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिकी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने क्या किया कि फिजिक्स के बारे में देखा कि किस प्रकार से हम कितने भाग होते हैं, कितनी शाखाएं होती हैं और उनके विभिन्न भागों के बारे में अध्ययन किया। ये मेरा पहला वीडियो था। उसके पश्चात अगले वीडियो में मैं ज़रूर आप लोगों को 11वीं की फिजिक्स में मूल भौतिक राशियाँ या उसके बारे में जरूर बताऊँगा। अतः सभी बच्चे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो जिससे आप लोगों को नए वीडियो आप लोगों को प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।